वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने अपने चैनल की इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हमने क्या कहते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में देखा था और ये देखा था हमारे चैनल में वीडियो कैसे आएगी। अब हमारी सबसे पहली नॉलेज गेन करने की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट के बारे में। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैंने नोटबुक और पेन से काम किया था, जो कि मेरे को भी देख के अच्छा नहीं लगा था। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि आखिर वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाई जाए। तो फिर मेरे को भी लगा ये ठीक रहेगा। तो फिर अब इस वीडियो की स्टार्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर डायरेक्ट करंट काम कैसे करता है और इसका ओरिजिन कहाँ से है। चलो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि आखिर डायरेक्ट करंट होता क्या है। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। अब ये कई किताबों में लिखा होगा, कहीं तुमने सुना होगा कि आखिर डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। अब फ़्लो तो करते हैं, लेकिन वो जो उनके फ़्लो करने से हमारा कोई काम बने, यानी कि जैसे कि हमने पानी गर्म करना है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से वर्क डन हो और जिससे हमारा पानी गर्म हो, ये उससे हम कह सकते कि हमने उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट ने कोई वर्क किया है। तो फिर उसी वर्क को करने के लिए हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है। अब डायरेक्ट करंट में ये भी सही बात है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह में फ़्लो करते हैं। वो कहाँ से कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ। जो बैटरी होती है हमारी, बैटरी का सिंबल कुछ ऐसे में होता है, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल तो ये होता है, नेगेटिव वाला ये वाला होता है। आप समझ पा रहे होंगे। अब ये बैटरी तो हम इसे कह नहीं सकते, ये एक सेल कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि जो बैटरी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है सेल्स की। एक छोटा सा सेल मान लेते हैं। तो फिर जिसका पॉजिटिव टर्मिनल तो ये रहा, नेगेटिव ये रहा। नेगेटिव से क्या कहते हैं, हम एक वायर ले जाते हैं और किसी बल्ब में जोड़ देते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को भी हम जोड़ेंगे, लेकिन एक कंपोनेंट जोड़ देंगे इसमें, जिसे हम कुछ ऐसे में। अब ये जो कंपोनेंट है इसे कहा जाता है स्विच। इसे हम स्विच कहते हैं, जो कि इसे ऑन ऑफ करने के काम आता है। अब आपने कई घरों में बल्ब होंगे, उन्हें ऑन या ऑफ किया होगा। वो वर्क डन करते हैं और लाइट एनर्जी इमिट करते हैं। अब ये भी लाइट एनर्जी इमिट करेगा जब हम इसे क्लोज करेंगे। अब क्लोज किया हमने तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अब ये उल्टा चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसे अपने साथ का पसंद नहीं है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल पसंद नहीं है, तो फिर वो भाग के पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे बैरियर है, यहाँ से नहीं जा सकता। अगर ये इंटरनली शॉर्ट होती तो फिर ये फटाक से चला जाता उसके पास, मगर ये नहीं जा सकता यहाँ से। तो फिर हमें स्विच को पहले क्लोज करना पड़ेगा और इसके लिए एक पाथ बनाना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, और इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं करंट फ्लो करता है। तो फिर यही है डायरेक्ट करंट का एक बेसिक सा स्टेप, क्या कि डायरेक्ट करंट फ्लो कैसे होता है। अब डायरेक्ट करंट के फ्लो होने की वजह से एक वर्क डन हुआ जिससे हमारा बल्ब जला। बल्ब जलने के कारण, अब बल्ब जला क्यों, ये जानते हैं बल्ब क्यों जला। अब देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे कंसंट्रेटेड होता है। एटम के बारे में आप सब जानते होंगे, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, और यही जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही करंट को फ्लो करने के मदद करते हैं। कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रजिस्ट करते हैं। अब रेजिस्टेंस का खेल यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आखिर रजिस्ट क्यों करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, या आखिर किसी चीज़ को रजिस्ट करना, विरोधाभास।
रेजिस्टेंस के कारण मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फ़्लो करने में बाधा आती है। ऐसा क्यों आती है? अगर ये इलेक्ट्रॉन के मतलब अगर फ़्लो करना चाहेगा इधर को, अब अभी आप देख रहे होगे कि मैंने एक ही एटम बनाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, तो फिर ये तो फ़्लो करेगा आराम से। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी देर जाने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद एक एटम आएगा जो कि इसे डिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब इसके टकराएगा नहीं, लेकिन इसे डिफ्लेक्ट ज़रूर कर देगा। इसके डिफ्लेक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पाथ से भटक जाता है। ऐसे ही भटक भटक के वो आगे बढ़ता है। और आप सब सोच रहे होंगे कि हम बल्ब मतलब स्विच ऑन करते हैं, फटाक से बल्ब जल जाता है। अब इसके पीछे क्या है कि करंट बहुत स्लो मूव करता है। मतलब ऐसा समझ लो 0.003 mm/सेकंड इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और करंट भी इसी स्पीड से फ्लो करता है। लेकिन अब बल्ब इतनी जल्दी कैसे जल जाता है कि हर एक मतलब मटेरियल पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक दूसरे को धक्का देंगे, और जिससे इनका फ्लो बनेगा। अब ये इतने धीरे चलते क्योंकि ये सारे एटम्स मतलब टाइटली पैक होते हैं एक जगह पे, और इसी के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाते हैं। मतलब इतनी कम स्पीड कैसे हुई इनके पास? अब एक ही बारी में जलने का मतलब है कि आखिर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मतलब मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ाता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास कोई मटेरियल है जिसमें कोई भी चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है क्लोज लूप फॉलो करती है। क्लोज लूप फॉलो करते मतलब कई सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप फॉलो नहीं करती, लेकिन जो क्लोज सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉलो करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो फिर इसी के कारण बल्ब जलता है। रेजिस्टेंस क्या होती है? अब रेजिस्टेंस कोई रोकना, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से न्यूक्लियस ही रोकेगा बाकी एटम्स का। अब वो एटम्स का न्यूक्लियस तो रोकेगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस आएगा इसमें। और डायरेक्ट करंट ऐसे ही फ्लो करता है। अगर हमें मतलब इसे ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाना हो तो हम ग्राफ कुछ ऐसे में बनाएंगे, जैसे कि हमने बनाया करंट का ग्राफ बना दिया टाइम के साथ। तो फिर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मतलब बैटरी जो है वो हमेशा वोल्टेज तो सेम देखती रहेगी। जो आइडियल बैटरी होगी, जो आइडियल बैटरी होगी वो हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज देगी। वरना जो मतलब हमारी जो बैटरीज होती हैं उनकी वोल्टेज ड्रॉप होती रहती है, जैसे हम टाइम के साथ उसे यूज़ करते जाते हैं वोल्टेज उसकी ड्रॉप होती रहती है। लेकिन काफ़ी टाइम तक वो सेम ही रहती है, जो कि हम निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो फिर मैं कह रहा था कि जो बैटरी होती है वो हमेशा अपने वोल्टेज को कम मतलब घटाते रहती है, जो कि हमारी रियल बैटरी होती है। अब रियल बैटरी ऐसा करती है क्योंकि उसके अंदर एक ESR वैल्यू होती है, उसके पास भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जिसके कारण वो अपनी वोल्टेज घटाती रहती है। और जो अब रेजिस्टेंस टॉपिक है, रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है, हम मतलब मैं तो बताना चाहूँगा अगले वीडियो में हम अच्छे से समझें, क्योंकि अगले वीडियो में समझने में और मज़ा आएगा। रेजिस्टेंस टॉपिक अपने आप में थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है। इसमें भी कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि हमारे बहुत हेल्प करेंगे। रेजिस्टेंस मतलब एक कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं रजिस्टर। इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। रजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट में, और इसका बहुत यूज़ होता है। जो रेजिस्टेंस होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, वरना इसके बिना मतलब वायर्स जो होंगी वो पिघल ही जाएंगी लगभग। बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे ओम्स लॉ वाले में। और रेजिस्टेंस के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फिर आप सभी ने मेरे को अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए आप खुश रहें और सीखते रहें। थैंक यू।